नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। आज की हमारी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे आसाराम के अलबेले कांड की। नाबालिग से बलात्कार के आरोप में पिछले 3 सालों से जेल में बंद पाखंडी आसाराम और उसके समर्थक बेलगाम हैं। कभी पुलिस से अभद्रता, कभी पत्रकारों से मारपीट, और तो इस बार इन गुंडों ने एक कवि की कविता पर ऐतराज करते हुए उसे धमकियां दी हैं। संत का चोला ओढ़कर पापी हरकतें करने वाले आसाराम कई सालों से जेल में बंद है, लेकिन वहां भी उन्हें चैन नहीं आ रहा। जेल से बीच बीच में पेशी पर आने के दौरान वो जो कुछ बोलते हैं वो आपसे छिपा हुआ नहीं है। वहीं उनके समर्थक भी बेकाबू हैं। समझ नहीं आता कि ये आसाराम के समर्थक हैं या गुंडे। धर्म का लबादा ओढ़कर गुंडई का नंगा नाच। कभी पुलिस के साथ अभद्रता करते हैं ये गुंडे, तो कभी न्याय व्यवस्था पर चोट करते हैं ये गुंडे। इस बार एक कवि की कविता पर ऐतराज है इन गुंडों को। इस बार आसाराम के गुंडों ने कवि सुरेश अलबेला को धमकी दी है। संत का लबादा, लच्छेदार प्रवचन और भक्तों को वश में करने की कला रखने वाला आसाराम, वही आसाराम जो यौन शोषण के आरोप में इन दिनों सलाखों के पीछे है और जेल से बाहर आने के लिए लगातार फड़फड़ा रहा है। कभी बीमारी का बहाना तो कभी अपने आप को निर्दोष बताने की झूठी कहानी गढ़ता है ये ढोंगी, लेकिन अदालत ने इसकी एक न मानी और इस ढोंगी को जमानत का लाभ नहीं दिया। नाबालिग से रेप के आरोप में पिछले 3 साल से भी ज्यादा समय से जेल में बंद है आसाराम। सुप्रीम कोर्ट ने उसे झटका दिया और उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, यहां भी एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वो ये कि इस पापी ने यहां भी जेल अधीक्षक का एक फर्जी खत अपनी याचिका में शामिल किया। ऐसे में देश की सर्वोच्च अदालत ने आसाराम के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दे दिए। फिर क्या था, यौन शोषण का ये आरोपी आसाराम खुद भी आग बबूला हो गया और इसके समर्थक भी आग बबूला हो चले। ऐसे में इस ढोंगी आसाराम ने एक और पैंतरा चला। आसाराम ने अपने अंधभक्तों को जेल और अदालतों के बाहर हंगामा और गुंडाई करने का गुरु मंत्र दे डाला। आसाराम की ओर से गुरु मंत्र मिलते ही उसके समर्थकों की गुंडाई शुरू हो गई। कभी जेल और अदालत के बाहर पुलिस से मारपीट करते हैं आसाराम के गुंडे, तो कभी नाराज होकर पत्रकारों से अभद्रता करते हैं ये गुंडे। यहां तक कि पत्रकारों की पिटाई भी कर दी गई। तो कभी अदालती कामकाज पर भी आसाराम के इन गुंडों ने सवाल उठाए। ऐसे में पुलिस को हर पेशी पर आसाराम के समर्थकों को काबू में करने के लिए कई बार मशक्कत करनी पड़ती है। कई बार पुलिस ने ढोंगी आसाराम के कई समर्थकों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद भी आसाराम के समर्थकों की गुंडाई लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज राजस्थान।
हास्य कवि सुरेश अलबेला ने अपनी कविताओं में आसाराम का जिक्र क्या किया कि जैसे ही उनकी शामत आ गई हो, आसाराम गुंडे उन्हें लगातार माफी मांगने के लिए धमका रहे हैं। साथ ही इस माफीनामे को YouTube पर अपलोड करने की बात भी कह रहे हैं। हालांकि पूरा मामला अब थाने तक जा पहुंचा है। गए लाए झंडू बाम, आशा थी श्री राम की, मिल गए आशा राम राम का भजन करो जी, जेल में हवन करो जी। वो नोट कमाने के चक्कर में पड़ा है सापाला, जेल में जय ललिता बोलेगी उलाला उलाला। धमका रहे हैं। ने गए लाए झंडू बाम, आशा थी श्री राम की, मिल गए आशा राम राम का भजन करो जी, जेल में हवन करो जी। वो नोट कमाने के चक्कर में पड़ा है सापाला, जेल में जय ललिता बोलेगी उलाला उलाला। इतना ही नहीं, आसाराम के इन गुंडों का कहना है कि अलबेला को बाकायदा इस माफीनामे को YouTube पर अपलोड करना होगा। आसाराम के गुंडों की धमकी से परेशान सुरेश अलबेला ने अब पुलिस की शरण ली है और आसाराम के गुंडों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। हास्य कवि सुरेश अलबेला को लगातार धमकियां दी जा रही है। आसाराम के समर्थक जो है धमकियां दे रहे हैं। अभी जस्ट एक कॉल इनके सामने आया था जो कि हमने सुनवाया है आपको। बार बार धमकी जो समर्थक है वो दे रहे हैं। इनसे ही पूरा मामला जानते सर, आप जाने अभी जस्ट भी एक कॉल और आया है, क्या कुछ इसमें धमकी दी जा रही थी? अब वो सर धमकी यही दे रहे हैं कि आप बापू को जानते हो कि ये आपने क्या पढ़ा है, आप हिंदुस्तान के कानून के बारे में लिखो, आप कानून के खिलाफ लिखो और कानून ने ये किया है। तो अलग अलग तरीके कह रहे हैं। वो कुल मिला के चाहते हैं कि आप ना 5 मिनट का एक वीडियो बना के हमको भेजो, उसमें आप वो धमकी भरा की कॉल अगर है तो आप इसको एक बार ऑन करें और हम बिल्कुल जनता को भी दिखाएंगे किस तरह की धमकी आ रही है। एक कॉल आया है, आप देख सकते हैं कि ये धमकी भरा कॉल है। सर अभी मेरा बात सुनो, आप बापू पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। अच्छा, कविता नहीं लिखना आपसे। अरे तो सर भेजना वीडियो, मानो भाई से बात हुआ ना आपका, मानो भाई हमारा काम तो कविताएं लिखना ही है। तो सर आप माफीनामा भेजना है वीडियो डाल के। क्यों, मैंने क्या गलत गुनाह क्या किया मैंने सर? तो कौन बोल रहा हूँ पता है तुमको? अच्छा जी, से बोल रहा हूँ मैं। कौन बोल रहे हैं सर? पुलिस परिवार से बोल रहा हूँ मैं, हम बापूजी के शिष्य हैं सब। अच्छा, तो पुलिस परिवार से बोल रहे हैं तो आप क्या किसी का गला काट देंगे क्या? नहीं, आपका कंप्लेन करता हूँ आज। क्या जी? तो देखा आपने, आसाराम के जो समर्थक है पुलिस का नाम लेके जो हास्य कवि है उनको धमका रहे हैं। बार बार फोन, हर 1 मिनट में एक कॉल आ रहा है, इनको लगातार धमकियां दी जा रही है। अभी कुछ देर पहले सुरेश जी अलबेला जो हास्य कवि है उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है कि मैं हास्य कविता पाठ करता हूँ। तो कुछ लोग कल से मुझे फ़ोन कॉल करके कह रहे हैं कि आपने आसाराम जी बापू के खिलाफ जो हास्य के मार्ग पर टिप्पणियाँ की वो गलत है, उनकी माफ़ी मांगी नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो इस तरह की इन्होंने रिपोर्ट दी है, बता रहे कई सारे कॉल है। तो इन्होंने रिपोर्ट में करीब 7 नंबर लिखे हैं। तो उनके हम साइबर सेल से उनकी आईडी और लोकेशन ट्रेस करेंगे और फिर उसे पता करके उनके खिलाफ विधिवत कानूनी कार्रवाई करेंगे। कुल मिलाकर आसाराम के समर्थकों की गुंडाई लगातार जारी है और इस बार इस गुंडाई का शिकार हुए हैं कवि सुरेश अलबेला। फिलहाल पूरा मामला पुलिस थाने तक जा पहुंचा है। अब देखना होगा कि पुलिस आसाराम के इन गुंडों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है और वे कब तक सलाखों के पीछे होते हैं। इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए कोटा से नितिन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आपको वो सुनवाते हैं वो वीडियो जिसमें आसाराम के समर्थक कवि सुरेश अलबेला को धमका रहा है। दो घोड़े के तो कवि हो,
दो घोड़े की कमी हो ना तो आज 2 भी ज्यादा है सर, मैं तो कम का ही हूँ। हाँ, कर रिकॉर्डिंग कर कितनी रिकॉर्डिंग कर रहे हो जी जो भी करेगा तुम दो घोड़े के तो कभी है, तुम्हें कोई सुनता नहीं है, कुछ तो भी लिखते रहते हो। जी। मैं से कैसे करवा तो आपको किस बात की शिकायत है? आपको किस बात की शिकायत है मेरे से? काट लिया। आपको नहीं पता? आप बताओ, तेरे को नहीं पता? आप बताओ तो सही, आपको किस बात की शिकायत है? तेरे को नहीं पता? मेरे को आप नहीं बता रहे ना किस बात पे आप लिखिए, आप मेरे को लाइन बताइए। तेरे को नहीं मालूम? मेरे को नहीं मालूम, तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ ना। तेरा आधार नंबर दे दे, फिर हम बताते हैं। अच्छा कविता लिखना भूल जाएगा। अच्छा, क्या आधार नंबर बताऊँ आपको? बता दे, तू कविता लिखना भूल जाएगा। हाँ? अरे तुम चवन्नी के तो कभी हो, मैं ये बोल रहा हूँ। अरे हम तो 10 पैसे के भी नहीं, हम तो फिर एक कवि हैं। कौन सुनता है तेरी कविता? आपने तो सुनी ली ना। कोई मेरी कविता नहीं सुनता तो फिर क्यों शिकायत कर रहे हो आप? किस कविता पे आप करते हैं? एक मिनट पूछो तो सही से। तो नहीं सुननी तो आप मेरे को सर सीधा सीधा ये बताओ, आपको किस बात पे आपत्ति है मेरे से? ये बता तू है क्या? ये सब तुमने जो पेड़ लगा रखे हो क्या तुम लोग? ठीक है ना? तो वहीं आसाराम के चेलों की इस धमकियों के बाद कवि सुरेश अलबेला का कहना है कि वो इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। अलबेला ने आसाराम के गुंडों की धमकियों का जवाब भी अपने ही अंदाज में दिया। कलम की रोशनी से मैं तिमिर का द्वंद लिखता हूँ। हेलो हाय कोई बोले तो मैं जय हिंद लिखता हूँ। यहाँ सब लोग कहते हैं ये लड़का तो दीवाना है। मैं हर बच्चे की किस्मत को विवेकानंद लिखता हूँ। चांद लिखता हूँ तो आफताब छपता है, झील के पानी में भी सैलाब छपता है। और मेरे जज्बातों से कुछ इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब छपता है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये धर्म के दलाल किसी काम के नहीं, हम भक्त राम के हैं आशा राम के नहीं। और इस पूरे मामले में हास्य कवि सुरेश अलबेला से बातचीत की इंडिया न्यूज संवाददाता नितिन शर्मा ने। हास्य कवि सुरेश अलबेला को लगातार धमकियां दी जा रही है। आसाराम के समर्थक बार बार फोन करके, अलग अलग नंबरों से फोन करके, कभी वीडियो कॉलिंग करके तो कभी मैसेज करके हास्य कवि सुरेश अलबेला को लगातार प्रताड़ित कर रहे, धमकी दे रहे, अंजाम भुगतने तक की धमकी इनको दी गई है। बार बार यही कहा जा रहा है कि आसाराम के खिलाफ जो कविता इन्होंने कविता का पाठ किया था, जो व्यंग्य किया था, उसके लिए माफी मांगे। जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं, लेकिन कवि जब अपनी जो कविता है उनका पाठ के ऊपर भी अगर सवाल उठने लगेंगे, उसको लेकर भी धमकियां मिलने लगेगी, तो आखिर इस पूरे मामले को क्या कहा जाएगा। हालांकि अभी इस समय हमारे साथ सुरेश अलबेला मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर आपसे उस कविता के बारे में जानना चाहेंगे, जो कविता थी जिसको लेके जो आसाराम समर्थक है वो बार बार धमकियां दे रहे हैं, ऐसा क्या कुछ था? सर अभी तक मैंने उनसे कई बार पूछा, मेरे पास 400-500 कॉल आ गए कि मैं हर से ये पूछता हूँ कि आप मेरे को क्यों कॉल कर रहे हैं। बोला आशाराम जी बापू के बारे में आपने जो कुछ बोला है उसमें माफ़ी मांगी आप। मैंने कहा कि मैंने क्या बोला है आप बताइए, तो वो कुछ बता भी नहीं पाते। वो बस ये बोलते हैं कि आप माफ़ी मांगिए, हमको 5 मिनट का वीडियो भेजो वरना हम आपको देख लेंगे, हम आपको कहीं से भी उठवा लेंगे। इस तरह के उनके मैसेज आते हैं। कविता की बात की जाएंगे, एक बार वो कविता आपसे सुनना चाहेंगे कि वो कविता क्या थी? सर आशा, हम तो जो हिंदुस्तान में स्थितियां होती है उन स्थितियों पे बोलते हैं कि देश में क्या हो रहा है। मैंने कहा था कि ये धर्म के दलाल किसी काम के नहीं, हम भक्त राम के हैं आशा राम के नहीं। बिल्कुल इस तरह की ये कविता थी। फोन कॉल्स की अगर बात की जाए, कितने दिन से कॉल्स आ रहे हैं और किस किस, अगर नंबरों की बात की जाए, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और क्या कुछ धमकी दी जा रही है? फ़ोन कॉल सर 400-500 तो कॉल आ चुके हैं अब कल से अभी तक, और अलग अलग नंबर से आता है और अलग अलग तरह की धमकियां देते हैं। वो कहते हैं कि हम आपको देख लेंगे, हम आपको उठा लेंगे, आप हमको जानते नहीं हो, आप किससे पंगा ले रहे हो, आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप 2 मिनट का वीडियो बना के भेजो जिसमें आप कहो कि आप पूज्य संत आशाराम बापू के भक्त हैं और मैंने जो किया है वो गलत किया है, आप ऐसा मैसेज भेजो। तो मेरा अपना मानना है कि मैं किसका भक्त हूँ और किसी का नहीं हूँ।
क्योंकि मैं तो ईश्वर का भक्त हूँ, तो मुझे किसकी पूजा करनी है या नहीं करनी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कवि जो बातें कहता है, कविता का पाठ करता है, व्यंग्य करता है, कहीं ना कहीं वो जो सिस्टम होता है उसको दिखाने वाला होता है, सिस्टम को आईना दिखाने वाला। लेकिन बात की जाए व्यंग्यों के ऊपर अगर धमकियां मिलने लगेगी तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखो सर, ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हम तो हिंदुस्तान में जो स्थितियां होती हैं उन स्थितियों पे लिखते हैं कि क्या देश में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। कवि का काम होता है समाज को दर्पण दिखलाना, कवि समाज का आईना होता है। अगर उसको भी इस तरह की धमकियां मिलने लगेगी तो फिर देश कहाँ जाएगा, आम आदमी कहाँ जाएगा। आसाराम का खैर नाता विवादों से पुराना है, धमकी पहली बार ही नहीं है, कई बार पहले भी धमकी जो है लोगों को दी जा चुकी है, गवाह तक उनके मारे गए हैं, कवि को धमकी दे रहे हैं। अब आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब सर, धमकियां देने वाले तो देते रहते हैं, अब इनका क्या कर सकते हैं। मैंने पुलिस में रिपोर्ट करा दी है कि मेरे को बार बार धमकियां मिल रही है, जान से मारने की या कैसी भी। तो मैं तो इतना ही कहता हूँ, हमारे किसी बड़े कवि ने कहा है कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, और ये कलम के पुजारी अगर सो गए तो ये वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। तो डर के कभी भी जीना मैंने सीखा भी नहीं है और मैं किसी से डरता भी नहीं हूँ। मुझे जो लिखना है मैं लिखूंगा, मेरा काम कविताएं लिखना है, मैं कविताएं लिखूंगा। साफ तौर पे कवि को किसी से डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कवि की जो लेखनी की धार होती है वो सिस्टम का जो होता है आईना दिखाने वाली होती है, उनके जो व्यंग्य होते हैं। इन्होंने थाने में रिपोर्ट दी है, हालांकि जिस समय ये शिकायत दर्ज करा रहे थे उस दौरान भी धमकी भरे कॉल यहाँ पर आए थे। इन्होंने कुछ नंबर भी उपलब्ध करवाए हैं पुलिस को, ताकि आसानी से पुलिस इस पूरे मामले में जो धमकी दे रहे हैं लोग उनको ट्रेस कर सके। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस इस मामले में कितनी तत्परता से कार्रवाई करती है। इस समय सहयोगी रवि के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज राजस्थान, कोटा। साधु के वेश में आसाराम क्या क्या करता था ये सब जग जाहिर हो चुका है। जैसे ही इस पाखंडी पर पुलिस ने अपना शिकंजा कसा, इसके कई राज बाहर आ गए, लेकिन उसके बाद भी ये ढोंगी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। आसाराम की पाप की कहानी पुलिस और अदालत के सामने बयां करने वाले कई गवाहों की हत्या हो चुकी है और इन हत्याओं के आरोप इसी आसाराम पर लगे। आसाराम केस के कई गवाहों की हत्या। 9 जून 2014 को राजकोट में गवाह अमृत प्रजापति की हत्या। आसाराम केस के 2 गवाहों पर किया गया था तेजाबी हमला। यौन शोषण के आरोपी आसाराम पर पुलिस ने जैसे ही अपना शिकंजा कसा, वैसे ही उसका शैतानी दिमाग अपने बचाव में जुट गया। पीड़ित नाबालिग को धमकाया गया, उसे धन दौलत का लालच दिया गया। इसी बीच मामला जब अदालत में पहुंचा तो गवाहों पर भी दबाव बनाया गया, लेकिन गवाहों ने ढोंगी आसाराम के पापों की कहानी का खुलासा करने की ठान रखी थी। ऐसे में वे इस पाखंडी के दबाव में नहीं आए। लेकिन ये क्या, एक एक करके गवाहों की हत्या होने लगी। कई गवाह मौत के घाट उतार दिए गए। नौ जून 2014 को राजकोट में गवाह अमृत प्रजापति की हत्या कर दी गई। वहीं दूसरे गवाह अखिल गुप्ता को मुजफ्फरनगर में मौत के घाट उतार दिया गया था। आसाराम के पापों का खुलासा करने वाले 2 गवाहों पर तेजाबी हमला भी किया गया था। वहीं इस केस के अहम गवाह महेंद्र चावला पर भी जानलेवा हमला हो चुका है। इन सभी हत्याओं और जानलेवा हमलों के आरोप आसाराम पर लगे हैं। आसाराम के खिलाफ गवाही देने वालों की एक के बाद एक हत्या का भेद गुजरात एटीएस टीम ने सुलझा भी लिया था। इस मामले में गुजरात एटीएस ने एक शूटर कार्तिक को गिरफ्तार किया था, जो आसाराम को अपना भगवान मानता था और उनके खिलाफ उठने वाली हर आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देता था।
बहरहाल जांच एजेंसियां आसाराम केस के गवाहों की हत्या के पूरे मामले की जांच में जुटी हुई हैं। और बड़ी बात नहीं कि इन सब में ढोंगी आसाराम के नाम का खुलासा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, राजस्थान।